हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 26 मई से मैं एक बैच स्टार्ट करूंगा जिसमें हम DNSK की तैयारी करेंगे। डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की तैयारी करेंगे, सही है, जो कि STS लेने वाला है और जल्दी जो है ना उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं PDF के थ्रू नोट्स बनाकर एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करूं ताकि आप एक कोई कवर व्यू ले लें और जो है ना आपका पूरा सिलेबस जो है ना वो भी कवर हो जाए। तो ये एक कोई कवर व्यू है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे और जो है ना मैंने बिल्कुल वो पॉइंट्स निकाले हैं जो बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ वही निकाली है, सही है। आप देखेंगे आपको PDF अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बस असल में यार मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 को, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं ये अपलोड नहीं कर पाऊँगा। जैसा कि पता है कि कल ईद है तो ना बहुत मुश्किल हो रहा है यार, मेहमान वगैरह आ रहे हैं ना, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ईद के दिन ही इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, फिर आप ईद के अगले दिन देख लेना, सही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट स्टडीज द केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड रिएक्शंस जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ बायोमॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर इनसाइड सेल एंड टिश्यू। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं सेल या टिश्यू के अंदर, सही है। बायोकेमिस्ट्री कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ये तो नाम से ही ज़ाहिर है कि बायो मीन्स बायोलॉजी से निकला हुआ है, लाइफ एंड केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री निकला हुआ है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, दो ब्रांचेस की कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, सही है। इट स्टडीज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, विटामिन्स एंड हार्मोन्स। इस पर हम क्या पढ़ते हैं, बस बेसिकली बायो मालिक्यूल्स ही पढ़ते हैं, जिसमें मेजर जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड है, सही है। अब एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सही है। एंड हार्मोन्स जो है ना वो भी कुछ हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सही है। तो ये मेजर जो है ना हमारे बायो मालिक्यूल्स नहीं है। एंड विटामिन जो है वो हमारे माइक्रो मालिक्यूल्स हैं, सही है, मैक्रो नहीं है। तो ये हमें बिल्कुल कम तादाद में चाहिए होते हैं विटामिन, सही है। मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री प्लेज अ मेजर रोल इन मेडिसिन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। जो मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री है ना, मेडिसिन बनाने में, जेनेटिक्स जो है ना ब्रांच है उसमें, बायोटेक्नोलॉजी में एंड एग्रीकल्चर में जो है ना एक मेजर रोल जो है ना वो अदा कर रही है। बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बेसिकली ग्रोथ जो कौन कौन करवाता है, प्रोटीन जो है ना वो ग्रोथ करवाता है। रिप्रोडक्शन जो है ना वो भी, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर नहीं मिलेंगी तो रिप्रोडक्शन भी है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लाइक अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है। एंड मेटाबॉलिज्म तो होती है तब जब मेजर मालिक्यूल्स जो हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स, वो प्रेजेंट हों बॉडी में, सही है। तो ये सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस इन सेल। अब सेल में जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं वो मेंटेन करना बायोमॉलिक्यूल्स का काम होता है, सही है। दे हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन लाइक ATP तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। मैं यही सोच कर चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तभी आपने ये जो है ना वीडियो जो है ना ओपन किया है, सही है। तो ATP जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन के काम करती है। वो भी क्या है,
न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक मैक्रो मालिक्यूल है, बायो मालिक्यूल है बेसिकली, सही है। बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी रेगुलेशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए, तो ये भी हमारा प्रोटीन जो है ना वो काम करता है। रिपेयरेशन का भी काम प्रोटीन का, एंड रिप्रोडक्शन के लिए भी बायोमॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, वो फिर से वही लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। वाटर भी हमारा जो है ना मैक्रो मालिक्यूल है, ये याद रखना। ये MCQ आ सकता है कि वाटर इज मैक्रो मालिक्यूल और माइक्रो मालिक्यूल। तो वाटर जो है वो मैक्रो मालिक्यूल है। एंड मिनरल्स जो हैं वो भी हमें कम तादाद में चाहिए होती हैं। तो विदाउट बायोमॉलिक्यूल्स लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो बायोमॉलिक्यूल्स के बगैर जो है ना अर्थ पर कभी भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो मेनली याद कर लें कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 16 होते हैं। उससे जो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो 6 होते हैं सिर्फ, सही है। वो कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये 6 जो है ना इन्हें हम मेजर बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, सही है। दीज एलिमेंट्स कंबाइंड इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखें, अब लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सही है, प्रोटीन हो गया, इस इन सब में यही जो एलिमेंट्स हैं ना ये रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन उसका जो है ना जो कंबाइन होने का वे होता है वो डिफरेंट होता है। उस वजह से उसी वजह से ना जो है ना ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, सही है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन से डिफरेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड है जो वो लिपिड से डिफरेंट होगा। अब कार्बन जो है, कार्बन को हम बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टेट्रावैलेंसी होती है, ये 4 बांड जो है ना बना सकता है अलग अलग साइड से, सही है, टेट्रावैलेंसी होती है इसमें। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर। अब क्या है, वाटर बनाने के लिए भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स जो है ना, ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, ये प्रोटीन में भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में भी होते हैं, लिपिड्स में भी होते हैं, सही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है वो असेंशियल होती है प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। एंड न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लिक एसिड के तो नाम से ही मतलब ज़ाहिर होता है कि लाइक RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड जो है ना उसमें नाइट्रोजन तो मस्ट होगा ही, सही है। फास्फोरस जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ATP, एडिनो ट्राई फास्फेट, इसके नाम में ही आ जाता है, सही है। तो फास्फोरस के लिए इम्पोर्टेंट है। DNA में भी फास्फोरस होती है एंड RNA में भी फास्फोरस होती है। तो दीज आर दी 6 मेजर बायोमॉलिक्यूल्स। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पर आ जाएं तो कार्बन क्या है, मैंने आपको बताया कि 4 वैलेंसी या टेट्रावैलेंसी कहते हैं। मतलब ये क्या है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड जो है ना बना सकता है एट अ टाइम। लाइक मैंने बना कर दिखाया, यहाँ पर हाइड्रोजन बना लिया, ऊपर बना लिया, ओह माय गॉड क्या है, ये ऊपर बना लिया, साइड में बना लिया, नीचे बना लिया, तो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये इसकी टेट्रावैलेंसी है। इट कैन फॉर्म, अब ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन जो है वो जुड़ गया, ये स्ट्रेट चेन बन गई, सही है। अब यहाँ से ब्रांचेस भी निकल सकती हैं, तो ये ब्रांच चेन भी जो है ना बना सकता है, और ये रिंग जो है ना स्ट्रक्चर भी बना सकता है। तो ये कार्बन की जो है ना इम्पोर्टेंस है। दिस प्रॉपर्टी अलाउज फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसी जो है ना इसकी जो इम्पोर्टेंस, इसकी टेट्रावैलेंसी की वजह से ही ना कार्बन जो है वो मिलियंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। आप समझ सकते हैं, मिलियंस में बना सकता है। सो ये नीचे जो एक जुमला लिखा हुआ है ना, पहले ये पढ़ लेते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज़ नोन एज कार्बो बेस्ड लाइफ। अब जितनी भी लाइफ है धरती पर में ना वो कार्बन बेस्ड होती है। तो कार्बन के बगैर अगर कार्बन नहीं होता तो लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबल होते हैं, सूटेबल होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में कार्बन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सही है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेजर जो है ना उसके ग्रुप मेनली 4 में डिवाइडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, सही है। कार्बोहाइड्रेट्स, आप अब यहाँ पर एक MCQ है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड क्विक एनर्जी। क्विक एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। इसे हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या, प्राइमरी सोर्स ऑफ
एनर्जी, याद कर लें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ, सही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं। प्रोटीन जो है उनका काम क्या है, स्ट्रक्चर बनाना, रिपेयर करना एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करना, सही है। लिपिड्स जो है वो एनर्जी को स्टोर करते हैं एंड बायोमॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन, फास्फो बायो लेयर जो आपने सुनी है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी लिपिड के एक टाइप फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है, सही है। वो भी लिपिड का एक टाइप है। तो लिपिड का बायोमॉलिक्यूल मेम्ब्रेन बनाने में भी काम है और जो है ना एनर्जी को स्टोर भी करता है लिपिड जो है, सही है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड स्टोर्स एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड में मेन चीज़ें जो है वो है एक आरएनए जो कि इन्फॉर्मेशन जो कि ना प्रोटीन फार्मेशन करता है, एंड डीएनए है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, सही है। तो यहाँ पर यही कह रहा है, सही है। ईच बायोमॉलिक्यूल्स परफॉर्म्स यूनिक फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। हर एक बायोमॉलिक्यूल्स का एक अपना यूनिक फंक्शन है जो कि ज़िंदगी के लिए तमाम अहम है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बने होते हैं, एंड ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उनको हम शुगर कहते हैं, लाइक ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इन्हें हम शुगर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट ना उनमें क्या कौन कौन से इंक्लूड है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज है, सही है। प्लांट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स जो हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? थ्रू फूड इनटेक। अब लाइक कोई प्लांट खा लिया, लाइक वेजिटेबल, तो उससे हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। या वो एनिमल खाया जिसने ऑलरेडी प्लांट खाया हुआ था, सही है, तो वो खा लिया, तो वहाँ से हमें मिलते हैं। तो ये आप याद रख लेना कि एनिमल्स से हमें डायरेक्ट जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल सकते। तो ये क्या होता है कि हम वो एनिमल्स खाते हैं जिन्होंने प्लांट्स खाए हुए हों, तो उनसे हमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट हासिल हो जाते हैं, सही है। या डायरेक्ट प्लांट्स खा लें वेजिटेबल्स के फॉर्म में। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए ना जो पहले एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। जल्दी से कंज्यूम भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं, और जल्दी से यूज़ होता है इनका। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, सही है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है आप इनटेक कर रहे हैं फूड में और वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स में स्टोर होता है, लिवर एंड मसल्स में, सही है। एंड एनिमल्स में ना ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सेल्यूलोज जो है वो भी एक पॉलीमर है, क्या कह रहा हूँ, पॉलीसेकेराइड है, सही है। ये आप टाइप्स जो है ना आप बुक से देख लेना, सही है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये आप काइंडली वहाँ से देख लेना, सही है। तो सेल्यूलोज फॉर्म्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, सही है। तो सेल्यूलोज जो है ना वो प्लांट के सेल वॉल बनाता है। ये भी एमसीक्यूज हो गया। हर लेक्चर में कोशिश करेंगे कि मैं 10 से 12 एमसीक्यूज आपको बताता चलूँ जो कि पहले आ चुके हैं, सही है। तो सेल्यूलोज जो है ना वो प्लांट की सेल वॉल बनाता है, ये एक एमसीक्यूज है पास्ट का, सही है। कार्बोहाइड्रेट्स पार्टिसिपेट इन सेल रिकग्निशन एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो रिसेप्टर्स आपने सुने हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं रिसेप्टर्स, सही है। यार टाइपिंग नहीं होती मुझसे इस पर, सही है। तो रिसेप्टर्स मेनली जो है ना वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सही है। पर कुछ जो रिसेप्टर्स है ना उनमें ग्लूकोस हो गया, कार्बोहाइड्रेट के भी ना कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये उनकी बात कर रहा है कि रिकग्निशन के लिए, सेल रिकग्निशन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं, सही है। दे आर इम्पोर्टेंट इन रेस्पिरेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि ग्लूकोज से ही एटीपी बनती है, सही है, थ्रू क्रेब साइकिल एंड जो है क्रेब साइकिल होती है, कैलेविन साइकिल होती है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज से ना एटीपी जनरेट हो रही होती हैं, सही है। तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट।
अब ये MCQs है। ब्रेन जो है ना वो मेनली सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड होता है, सही है। एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन जो है ना सिर्फ ग्लूकोज होता है, ये बात आप याद कर लें, सही है। मेनली एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन इज ओनली ग्लूकोज, आप ये याद कर लें। ग्लूकोज लिपिड और प्रोटीन वो नहीं इनटेक करता, सिर्फ ग्लूकोज करता है, सही है। तो आप ये याद कर लें, ये MCQs है। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स होते हैं जो कि अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। और उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर भी जो है ना प्रेजेंट होता है। अब आप ये याद कर लें कि अच्छा, एंजाइम जो है ना वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सही है। सभी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, वो प्रोटीन इन नेचर नहीं होता। ये बात आप याद कर लें, वरना मैं ये एंजाइम्स में भी बता देता, लेकिन मैंने सोचा अब याद आई है तो बता देता हूँ, सही है। अमाइनो एसिड जो है ना वो ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बांड के थ्रू, सही है। बस आप ये याद कर रख लें कैसे होता है, ये MD किट में पढ़ाते हैं, इसमें आपको ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। प्रोटीन जो है ना वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं इन द बिहाफ ऑफ स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये आगे हम पढ़ेंगे, सही है। अब प्रोटीन के एग्जांपल्स में क्या क्या है? एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज हैं, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में दो होते हैं पार्ट्स। एक होता है हीम में क्या होता है? आयरन होती है, सही है, आयरन। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना ग्लोबिन, उनमें वो जो है ना प्रोटीन पार्ट है, सही है, उसमें प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो भी दो चीज़ों से बना हुआ होता है। एक हीम जो आयरन पार्ट होता है एंड जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन पार्ट होता है, सही है। उसके बाद प्रोटीन्स आर एसेंशियल इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। तो इसके लिए भी प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के फंक्शंस क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ना प्रोटीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंजाइम जो है ना वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मैंने आपको बताया। वो क्या करते हैं? एसिलेट करते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को, तेज करते हैं, इनहेंस करते हैं बाय द डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इन ब्लड। तो हीमोग्लोबिन भी मैंने बताया कि जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। एंड एंटीबॉडीज़ जो है ना वो हमें डिफेंड करती हैं अगेंस्ट डिजीज़, सही है। तो वो भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। एंड कुछ हार्मोन्स जो है ना वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। प्रोटीन्स कैन आल्सो सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जाहिर सी बात है, एज द सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन ख़ास करके स्टार्विंग के वक्त, जब हम फास्टिंग या रोज़ा रख रहे होते हैं तो तब मेनली जो है ना हमारे प्रोटीन्स यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स इंक्लूडिंग फैट, ऑयल्स, फास्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड वैक्स। अब ये मेजर 4 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप, सही है। इनके अलावा बुक में लिखा हुआ है, टर्पीन्स लिखे हुए हैं, प्रोस्टाग्लैंड्स लिखे हुए हैं, तो आप वो भी चेकआउट लाजमी करना। मैं ये नहीं कह रहा कि बस ये पढ़ लो फिर बस हो गया। बुक को यार लाजमी देखना है, लाइन बाय लाइन देखना है। ये आपके लिए मैं आसान कर रहा हूँ कि मैं आपको PDF दे दूँगा, तो जब दिन कम करीब होंगे तो आप PDF से इजीली रिवाइज कर लेंगे, सही है। लेकिन आपको बुक लाजमी देखना है, अगेन बोल रहा हूँ मैं, सही है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स जो है ना इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी होते हैं उनमें लिपिड्स सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, उसमें किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड से बने हुए होते हैं लिपिड्स, सही है। दे कंटेंट्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से क्या लिपिड्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, प्रोटीन से भी ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा, सही है। मेजर मतलब हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। ये भी MCQ से याद कर लें, सही है।
फास्फोलिपिड्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है, तो फास्फोलिपिड भी जो है ना ग्रुप है लिपिड का, देख लें, सही है। एंड स्टीरॉयड ये भी लिपिड का ग्रुप है। तो कुछ हार्मोन्स जो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स जिन्हें कहते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो काम करते हैं, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो वो भी लिपिड्स के मतलब एक क्लास में आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक्ट एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, सही है, ये एमसीक्यू है। दे प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज। वो अच्छा, अब लिपिड जो है ना, हमारा जो स्किन है ना, स्किन के नीचे जो डर्मल लेयर है, सही है, वहाँ पर जो है ना एडिपोज टिश्यूज होते हैं, जहाँ पर हमारे लिपिड्स जो है ना वो स्टोर होते हैं एज अ फैट है, सही है। तो वो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनल ऑर्गन को डैमेज होने से। फैट अंडर द स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड। अब गर्मी, अब सर्दी भी नहीं लगती हमें अगर एडिपोज टिश्यूज में फैट ज़्यादा स्टोर हो ना, तो वो एज इंसुलेशन काम करता है, तो हमें कोल्ड भी नहीं लगती, सही है। फास्फोलिपिड जो मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल जो है ना वो बनाती है। सम लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन जो मैंने बताया, एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स के तौर पर भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पर भी काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सही है। लिपिड्स कैन आल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, लिख लें ये इस बात को, सही है। लिपिड्स आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। सो जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उन्हें भी एब्जॉर्ब करने का काम फैट करते हैं, लिपिड्स करते हैं, सही है। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ना उसमें दो मेनली दो चीज़ें जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ जाती हैं, डीएनए एंड आरएनए। इसके अलावा एटीपी भी आ जाता है, सही है, एंड एनएडी जो है वो भी आ जाता है। लेकिन मेजर जो है ना ये दो आते हैं, डीएनए एंड आरएनए। बुक में लिखा हुआ है एटीपी वगैरह का, वो देख लेना, सही है, मैं फिर से कह रहा हूँ। दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक पेंटोज शुगर होती है, सही है। कौन सी? पेंटोज, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है, सही है, लिख लेना, सही। एंड फास्फेट ग्रुप होता है, एंड नाइट्रोजनस बेसेस होती है, सही है। डीएनए जो है वो हेरेडिटी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर रहा होता है, एंड आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। न्यूक्लिक एसिड्स कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो डीएनए का काम है, एंड सेलुलर एक्टिविटीज लाइक वो प्रोटीन से चलती हैं, वो काम आरएनए का है, सही है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस क्या हैं? तो डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब जीन्स क्या है? जीन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, या डीएनए, सही है। अब जितने भी क्रोमोसोम्स पड़े हुए होते हैं, जितने भी हों, सही है, उसे हम ऑल ओवर मिलाकर डीएनए कहते हैं, सही है, डीएनए। अब एक क्रोमोसोम्स ले लें, अगर ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम है, तो इस पर भी एक यूनिट बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल, सही है, जिनमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही होती है, सही है, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें हम जीन्स कहते हैं, सही है। जीन्स कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर छोटे से पैकेट्स या यूनिट्स होते हैं, सही है। इनमें इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी आइज़ का कलर क्या होगा, हमारा हेयर कलर क्या होगा, हमारी आइज़ मदर पे जाएंगी, फादर पे जाएंगी, सही है, या किसी और एंसेस्टर पे जाएंगी। तो इनमें ये इंफॉर्मेशन जो है ना मौजूद होती है। जीन्स कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये मैंने बताया। डीएनए जो है ना, आरएनए ट्रांसफर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन। अब ये जो है ना एमआरएनए से फिर ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो ये भी एक सीक्वेंस है, ये आगे हम पढ़ेंगे, सही है। तो आरएनए का ये काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, सही है। न्यूक्लिक एसिड्स हेल्प्स इन द इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए की बात कर रहा है कि वही जो है कि एक पेरेंट की जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स वो उसके ऑफ स्प्रिंग में कैसे जाती हैं, इनहेरिशन जिसे कहते हैं हम, इनहेरिटेंस, सही है, वो कैसे होती है? तो ये डीएनए के थ्रू होती है, सही है। अगर डीएनए में थोड़ी भी म्यूटेशन हो गई ना, थोड़ा भी डीएनए जो है ना चेंज हो गया, तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
डीएनए रिप्लिकेशंस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब देखें एक फादर में ये डीएनए है, सही है, फिर ये उसके ऑफ स्प्रिंग में चला गया, फिर उसके ऑफ स्प्रिंग से उसके ऑफ स्प्रिंग में, सही है। तो ये कंटिन्यूशन जो है ना, डीएनए का रिप्लिकेशन ना होता, अगर इससे आधा चला जाता फिर उसमें आधा होता फिर उस आधे से भी आधा हो जाता। रिप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए अपनी कापीज बनाता है, सो वो जो है ना इंश्योर करती हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स बेसिकली जो है ना मोनोमर्स एक यूनिट होते हैं, जो छोटे यूनिट्स होते हैं, लाइक ये हो गया, सही है, ये हो गया, ये हो गया, सही है, ये मोनोमर्स हैं। जब ये कंबाइंड होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सही है, तो ऐसे हम जो बड़ा बन गया उसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते कहते हैं, और जो छोटे 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 यूनिट्स इसमें मौजूद है ना उसे हम मोनोमर कहते हैं। तो मोनोमर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अब प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, न्यूक्लिक एसिड हैं, ये जो है ना मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं सब। अब मोनोमर्स जो है ना ज्वाइन होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दे आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। विदाउट मैक्रोमॉलिक्यूल्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल, सही है। तो इसमें कोई एमसीक्यूज वाला पॉइंट था नहीं, फिर भी मोनोमर्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स याद कर लेना, सही है। अच्छा, ये एमसीक्यूज है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है ना मोनोमर्स ज्वाइंट होते हैं। अब कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन बेसिकली वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और मोनोमर्स जो है ना वो खुद में आपस में जुड़ते हैं। लाइक एक मॉलिक्यूल की एच थी, अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, क्या कुछ भी है, सही है, उसका एक एलिमेंट एच था, सही है, दूसरा था उसका ओ एच था। अब ये दोनों जो ना मोनोमर्स थे, अब इन्हें कंबाइन होना है, तो क्या होगा कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना रिमूव होगा, चला जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, सही है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो रिमूव होता है, सही है, और जो है ना कंडेंसेशन में मोनोमर्स जो है ना आपस में ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर बेसिकली हम मैक्रो मॉलिक्यूल को ही कहते हैं, सही है। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, सही है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए ना एटीपी की ज़रूरत होती है, सही है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स हेल्प इन स्पीडिंग अप दीज रिएक्शंस। इस जो ये रिएक्शंस होते हैं इनकी स्पीड अप करने के लिए, इनकी स्पीड ज़्यादा करने के लिए एंजाइम जो है ना वो भी कभी कभी यूज़ होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। बेसिकली जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। बेसिकली सिंपल है। दूसरा है हाइड्रोलाइसिस। अब ये उसका अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। उसमें बन रहे थे, अब इसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, टूटेंगे, सही है, वो ब्रेक डाउन होंगे। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। अब पॉलीमर जो है ना वो मोनोमर में कन्वर्ट होगा। पहले मोनोमर जो था वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो रहा था, या मोनोमर से मैक्रो मॉलिक्यूल बन रहा था, अब मैक्रो मॉलिक्यूल से वापस से मोनोमर्स बनेंगे। उसमें वाटर ऐड हो रहा था, इसमें वाटर उसमें वाटर रिमूव हो रहा था, इसमें वाटर ऐड होगा। वाटर इज एडेड ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, उसका उलट है बिल्कुल। वाटर जो है ना वो स्प्लिट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, एक मतलब एक मोनोमर से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, दूसरे मोनोमर से OH ग्रुप जुड़ जाता है, और जो है ना मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है। हाइड्रोलाइसिस अकर्स ड्यूरिंग द डाइजेशन। जब फूड की डाइजेशन होती है ना, तो मैक्रो मॉलिक्यूल डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना, तो उन्हें तोड़ना लाजमी है। तो हाइड्रोलाइसिस जो है ना मेनली डाइजेशन ऑफ फूड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो। अब प्रोटीन का जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है, तो प्रोटीन जो है वो मोनोमर अमाइनो एसिड में ही टूटेंगे, सही है, हाइड्रोलाइसिस के। अब पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड से बने हुए होते हैं। मोनोसेक्राइड जो है ना मोनोमर होता है
कार्बोहाइड्रेट का, सही है। तो वापस से वो जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो वापस से मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर इज द बायोमॉलिक्यूल, वाटर की इम्पोर्टेंस। अब वाटर जो है ना मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर भी 70 से 90% जो है ना सिर्फ वाटर है, सही है। मोस्ट बायो केमिकल जो है ना रिएक्शन सिर्फ वाटर में होते हैं, सही है। तो वाटर एक बेस्ट मीडियम है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स के वेस्ट गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे यूरिन है वो भी तो वाटर का फॉर्म है, सही है। एंड ब्लड में भी वाटर होता है, सही है। इट रेगुलेट्स टेम्परेचर एंड मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। अब जैसे स्वेटिंग होती है हमें, सही है, वो भी क्या है, पसीना निकल रहा है हमारे अंदर से। अब देखें जब पसीना निकलता है थोड़ी सी भी हवा लगती है ना तो हमें बहुत ठंडक महसूस होती है। तो ये जो पसीना निकल रहा है ना बेसिकली हमारे बॉडी की जो हीट है ना वो बाहर आ रही है। तो ये इससे क्या है कि टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है। विदाउट वाटर जो है ना लाइफ प्रोसेस के नॉट बी कंटिन्यू, लाइफ प्रोसेस कभी भी कंटिन्यू नहीं हो सकती थी विदाउट वाटर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की देखें तो वाटर जो है ना वो पोलर इन नेचर होता है, सही है, क्योंकि उसमें क्या होता है अनइक्वल चार्ज होती है डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव होती है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है, सही है। एंड हाइड्रोजन पर जो है ना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है, सही है। तो ये जो डिफरेंस है ना चार्जेस में ये इसको पोलर इन नेचर बनाता है। तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर, उसमें हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये इसकी इम्पोर्टेंट है। एंड इसकी जो ना हीट कैपेसिटी जो होती है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए ना एंड हीट ऑफ एवापोरेशन जो है ना वो भी ज़्यादा होती है। और ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है एक मीडियम में फॉर आयोनिक सब्सटेंस। जो चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना पोलर इन नेचर होते हैं वो इजीली इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में। अब जो है ना आइस इज लेस डेंस देन वाटर। अच्छा ये मैं आगे बताऊंगा, सही है, हर एक चीज़ जो है ना आगे मैंने बताए हुए डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। दीज यूनिक प्रॉपर्टीज मेक वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, ओके। अब पोलरिटी जो फर्स्ट थी, सही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर जो है ना मोर स्ट्रॉन्ग देन हाइड्रोजन जो है ना चार्ज होती है नेगेटिव, सही है। तो क्या है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है ऑक्सीजन के ऊपर एंड हाइड्रोजन जो है ना उस पर पॉजिटिव होती है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये अनइक्वल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना वाटर को एक पोलर मॉलिक्यूल बनाता है। पोलर मॉलिक्यूल में क्या है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक साल्ट हो गया, शुगर्स हो गई एंड मैनी जो भी जितने भी ऑलमोस्ट तकरीबन सब बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो पोलर इन नेचर होते हैं। तो जितने भी एक्सेप्ट जो है ना लिपिड्स, तो वो जो है ना जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अब ये देखें अगर ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल गया और ये दूसरा हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है ना ये वीक बॉन्ड होता है, वीक इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होती है। लेकिन ये जो बनाता है ना इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, सही है। तो ये प्रॉपर्टी है वाटर की जो इसको आपस में जोड़े रखती है, सही है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, सही है। वो कैसे बनती है, स्लाइटली पॉजिटिव जो हाइड्रोजन की चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ती है जाकर उसके दूसरे मॉलिक्यूल से। ये याद करना कि आपस में तो ये ना कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ना आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो है ना मुकम्मल मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये बात याद रखना, सही है। ईच वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म सीवियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो सीवियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। लाइक एक जो है इस साइड से बनाई हाइड्रोजन तो इस साइड पर भी है ना, तो एक यहाँ से बना ली, तो मल्टीपल बॉन्डिंग जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वाटर,
सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वाटर को कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज देती हैं। कोहेसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन क्या कहते हैं कि मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है ना उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं अट्रैक्शन। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना उसे हम कोहेजन कहते हैं। एंड एडिशन किसको कहते हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन हो। अब मैं इसे आपको एक तरीके से एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। सही है। अब ये पानी है, एक ये बिल्डिंग है। सही है। सॉरी मैं यार स्लाइड सारी खराब कर दूंगा। सही है। ये एक बिल्डिंग है, हमें पानी पहुंचाना है बिल्कुल यहाँ पर ऊपर। यहाँ से एक पाइप भी आता है। सही है। एंड यहाँ पर जो है ना हमारा सोर्स है वाटर का। अब वाटर जो आपस में जुड़े हुए हैं वो तो कोहेजन फोर्स के थ्रू जो है ना जुड़े हुए हैं। मतलब एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल्स के साथ टाइटली पैक्ड है, ये कोहेजन की वजह से है। सही है। अब ये वाटर जो है ये ऊपर कैसे जाए। अब एक तो आपस में इनकी जो है ना इंट्रैक्शन ज़्यादा है, कोहेजन फोर्स ज़्यादा है। और मैंने बताया ना कि दूसरी होती है एडिशन, वो होती है मतलब डिफरेंट मालिक्यूल्स की। अब वाटर जो है ना जैसे ऊपर जाएगा तो ये पाइप जो है ना पाइप जो है ना इससे क्या है ना अट्रैक्शन करेगा, इसमें चिपक जाएगा। तो इसमें चिपकता हुआ आपस में भी चिपका हुआ है, फिर इससे भी चिपक जाएगा। तो थोड़ी सी भी फोर्स आएगी ना नीचे से तो ऊपर चला जाएगा पानी। तो यही प्रॉपर्टीज होती हैं कोहेजन एंड एडिशन, जिसकी वजह से ना कैपिलरी रिएक्शंस जो होते हैं ना वो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं। लाइक मतलब ब्लड है ना, अब देखें ग्रेविटी जो है ना ब्लड को वैसे तो नीचे ले जाए, लेकिन फिर भी हमारे पूरी बॉडी में ब्लड रहता है। ये किसकी वजह से रहता है, कोहेजन एंड एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से। सही है। ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रक्चर को। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो एसेंशियल होती है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन जो है वो अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स होती है। सही है। अब वाटर मॉलिक्यूल जो है ना आपस में जो है ना स्टिक होते हैं टाइटली, उससे हमें बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोहेजन। अब कोहेजन प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आई है बेसिकली, ये तो जाहिर है। सही है। एडिशन क्या होती है, वो अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना उसे हम एडिशन कहते हैं। अब वाटर जैसे प्लांट सेल वॉल से स्टिक हो गया, उससे चिपक गया, तो ये एडिशन है। या पाइप से चिपक गया था तो वो भी एडिशन थी। सही है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना कैपिलरी रिएक्शंस होते हैं, मैंने पीछे भी बताया, ये एमसीक्यू है। सही है। तो कैपिलरी रिएक्शंस किसकी वजह से होते हैं, एडिशन एंड कोहेजन की वजह से। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स में। अब देखें ऊंचे जो है ना दरख्त हैं, पेड़ हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँचता है वाटर, तो ये एडिशन एंड कोहेजन की वजह से ही पहुँचता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक heat is the amount of heat needed to rise 1 सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। याद कर लें। सही है। तो वाटर के 1 सेंटीग्रेड को रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ना उससे हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सही है। तो वाटर की जो ना हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सही है। उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ना वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर जो है ना इतनी जल्दी जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होता, उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। उसको सिर्फ 1 सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट विदाउट रिपीट टेम्परेचर चेंजेस, बताया मैंने। सही है। दिस प्रॉपर्टी स्टेबलाइज द बॉडी टेम्परेचर, यही प्रॉपर्टी है वाटर की जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो वाटर में जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो है ना टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता। सरफेस पर हो जाता है, सरफेस से गर्म हो जाता है, लेकिन जो है ना कोर में नीचे जो है ना पानी सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, वो उसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। तो इसी वजह से ना एक्वेटिक जो है ना ऑर्गेनिजम्स वो ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज हेल्प्स मॉडरेट अर्थ क्लाइमेट्स, लेफ्ट कर दें। सही है।
हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि बेसिकली लिक्विड फॉर्म का कन्वर्ट हो जाना गैस की फॉर्म में। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उससे वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, एवापोरेशन के लिए। वाटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू एवापोरेट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट, अच्छा एवापोरेशन से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टूटना मस्ट है, सही है, ज़रूरी है। अब स्वीटिंग जो है ना वो रिमूव करती है एक्सेस हीट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में जो एक्सेस हीट बन जाती है ना, फिर स्वीट के ज़रिए ना वो बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या है, टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन रहता है। और जैसे ही थोड़ी बहुत हवाएं लगती है ना पसीने पर, तो ना हम कूल हो जाते हैं, सही है। ट्रांसपायरेशन कूल्स प्लांट सरफेस। अच्छा, हम में तो स्वीटिंग होती है, लेकिन जो ना प्लांट्स में क्या होता है कि उनकी जो स्टोमेटा है ना, वहाँ से जो ना पानी बाहर निकलता है, फिर वहाँ से वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है, सही है। तो उससे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो वो कूलिंग प्रोसेस है इन प्लांट्स। हम में कूलिंग प्रोसेस क्या है, स्वीटिंग है। वहाँ पर सवाल आएगा तो इससे सिंपली पूछेगा कि कूलिंग प्रोसेस ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड स्वीटिंग, सही है, या हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आ सकते हैं, सही है। दिस प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ओवर हीटिंग। इसकी वजह से ना हम या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओवर हीटिंग नहीं होते हैं। एवापोरेशन हेल्प्स मेंटेन थर्मल बैलेंस। मैंने ये ऑलरेडी बताया कि टेम्परेचर मेंटेन भी हो सकता है। डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये देखें, मैं ये समझाता हूँ। अगर ये पानी है और ये हम अंटार्कटिका पर है, सही है, जहाँ पर जो है ना बर्फ़ जम जाती है। तो अब क्या है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो लेस होती है आइस से। सॉरी, आइस की जो डेंसिटी होती है ना वो लेस होती है वाटर से, सही है। अब जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे रहेगा, और जो लो डेंस होगा वो ऊपर की सरफेस की तरफ आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है ना कि जैसे ही पानी आइस में कन्वर्ट होता है ना, तो वो फ्लूट करके ऊपर सरफेस पर आ जाता है, सही है। और सरफेस पर आकर एक लेयर बना देता है, जो कि ना अब पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे ना, लाइक फिश वगैरह हो गए, तो वो स्टेबल रहते हैं क्योंकि अंदर वाटर ही है, वो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पर ना लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है पानी के अंदर भी, सही है। तो ऊपर से बर्फ़ जम गई, वो एक काइंड ऑफ इंसुलेशन का काम कर रही है, ठंड नहीं आएगी अंदर। और अंदर जो है ना, अंदर के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मज़े से अंदर रह रहे हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, सही है। और ये भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से। आइस जो है वो सरफेस पर फ्लूट करती है लेक्स या रिवर्स के। आइस जो है ना इंसुलेशन का काम करती है ड्यूरिंग विंटर्स, मैंने बता दिया। एक्यूट ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अंडर फ्रोजन वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स कंप्लीट फ्रीजिंग ऑफ वाटर बॉडी। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से ना बिल्कुल जो है ना वाटर सारा जो है ना बर्फ़ में कन्वर्ट नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है, और वो जो कन्वर्ट होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस पर। इट इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में बता चुका हूँ, सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस क्या है? तो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। वो क्या एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करते हैं। दे रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो है वो भी बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू ही होते हैं। डीएनए जो है वो हमारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टोर करता है। प्रोटीन जो है एज द एंजाइम एज द हार्मोन एक्ट करता है। एंड बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो नेसेसरी हैं फॉर कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हमारा जो है ना पार्ट 1, अभी सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, और वो भी 45 मिनट्स का। तो आई थिंक इतना डोज आपके लिए काफ़ी है कल के लिए। ईद भी है, मेनली तो ना स्टूडेंट्स देखेंगे ही नहीं, ईद के दिन अगले दिन देखेंगे, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, मैं कल जो है ना अपलोड कर दूंगा, सही है। तो ये पार्ट 1 था। इंशाल्लाह 2, सेकंड, थर्ड, 4th एंड 5th जो है ना वो भी मैं एक ही दिन पर सारे बनाकर मैं इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा।
बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है यार। प्लीज़ सपोर्ट भी करना, सही है। और जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उससे प्लीज़ एप्रिशिएट भी करना, मेरा दिल नहीं तोड़ना, सही है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो बिल्कुल न्यू आए मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल तैयारी करवाने वाला हूँ, सही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत आपकी होगी, कंसिस्टेंसी आपकी होगी, एडमिशन की गारंटी मैं देता हूँ। ओके, फ़ी अमानुल्लाह, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना एंड सबको ईद मुबारक। ईद के दिन पर ये आपको एक गिफ्ट होगा मेरी तरफ से, सही है। सो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।